अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हो तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे मज़ा आए पढ़ाने में आपको। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप सब लोगों को पहले से पता है कि हमने सिंटेक्स बुक बोर्ड जान शुरू की, क्लास 11 की फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है इस साल, उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसका हम चैप्टर 5 एसेलुलर लाइफ को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं प्रायों से, अगर आपने मेरे बकाया टॉपिक्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उधर देख सकते हैं। मैंने उधर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो ये एज इट इज़ नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा इन द फॉर्म ऑफ PDF। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसकी भी टेंशन अब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, अब बिना कोई टाइम जाए कि हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने प्रायोन्स एंड वायरस को पढ़ना है। तो बेसिकली ये जिस टॉपिक के अंदर आता है वो वायरसेस के टॉपिक यानी कि एसेलुलर लाइफ के अंदर आता है। तो हम इसका डिफरेंस भी वायरस से निकालेंगे। अगर हम वायरस से इसका डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का यानी कि प्रायोन्स एंड वायरस का, तो हमें ये पता चलता है कि प्रायोन्स एंड वायरस बोथ आर स्मॉलर देन वायरस, यानी कि बोथ आर स्मॉलर देन वायरस, देयरफॉर दिस एंटिटी इज कॉल्ड सब वायरल पार्टिकल। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना, क्योंकि ये नाम आपकी बुक ने दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अब हम इंडिविजुअली इन दोनों को अलग अलग करके स्टडी करते हैं कि ये दोनों है क्या, इनको किसने इन्वेंट किया, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनको हम बताएंगे कैसे और ये कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये मैं आपको सारी बातें दूंगा ताकि अब आपको कन्फ्यूजन ना आए कोई भी पढ़ने के अंदर। दूसरी बात ये है कि प्रायोन्स जो बेसिकली डिस्कवर किया गया था, स्टैनले बी प्रूसनर डिस्कवरर थे इसके, यानी कि साइंटिस्ट थे, बेसिकली बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया था इन 1997 के अंदर, जिसको प्रायोन को डिस्कवर करने के ऊपर। इसी तरीके से अगर आपसे बोर्ड के अंदर सवाल कर लिया जाए व्हाट इज़ प्रायोन, तो आपने डेफिनेशन बतानी, क्या बतानी, डेफिनेशन बतानी। तो डेफिनेशन के लिए मैंने इधर आपके लिए बड़ी अच्छी सी क्या रखी है, डेफिनेशन रखी है। ये डेफिनेशन है पूरी, आपने पढ़ लेनी है। दीज आर जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये जस्ट एक इन्फेक्शियस है और प्रोटीन मॉलिक्यूल है, विच इज़ मेड अप ऑफ 29 अमीनो एसिड्स विद सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का जो मोनोमर होगा वो अमीनो एसिड्स होगा, यानी कि 29 अमीनो एसिड्स, जिससे बहुत छोटा होगा ये, तो यानी कि बहुत छोटा प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा बेसिकली। अब हम देखते हैं कि प्रायोन को हमने इन्फेक्शियस कहा, तो किस टाइप की इन्फेक्शियस कॉज करता है। बेसिकली प्रायोन कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, यानी कि आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, उनकी एपोप्टोसिस कर देता है, यानी कि उनकी डेथ करवा देता है। क्या करवा देता है, डेथ करवा देता है। एक वर्ड होता है उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। इसका जो अगर हम टेक्निकल मतलब समझें एपोप्टोसिस का, तो वो होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं इसे हम, चूँकि आपको समझाने की मैं लिख रहा हूँ तो आपको इधर समझ में आना चाहिए। क्या करवा देते हैं, न्यूरॉन की प्रोग्राम सेल डेथ करवा देते हैं, या तो आप इसे एपोप्टोसिस भी कह सकते हैं। सही, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करवाते हैं, जितनी भी डिजीज़ कॉज करवाते हैं सारी न्यूरॉन्स, यानी कि वो आप जितनी भी डिजीज़ होती है सारी CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, यानी कि वो नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21, अल्जाइमर डिजीज़, इंसोमिया और मैड काउ डिजीज़ भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मैड काउ डिजीज़, जो कि कैटल के अंदर होती है। क्या होती है, मैड काउ डिजीज़ के अंदर। ये 4 डिजीज़ आपने इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल याद रखनी है कि कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करवाते हैं, जो क्योंकि ये इन डिजीज़ का नाम आपकी बुक ने दिया है। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे ख्याल से। अब हम इधर जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ प्रायोन्स प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी, क्योंकि ये तो जाते भी नहीं है बेसिकली क्यों होते ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपकी जुटी भी एक क्यूरोसिटी होगी ना उसको समझने के अंदर कि यार ये प्रायोन कैसे आ रहा है हमारी बॉडी में, तो ये सारी हल हो जाएगी इस टॉपिक को समझने के बाद। तो बने रहिए, लाइक कर दीजिए अभी अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि हाउ प्रायोन इज़ प्रोड्यूस। ये सवाल बनता तो है यार, क्योंकि आप साइंस के जो स्टूडेंट हैं, साइंस के अंदर तो सवाल नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा। अगर हम देखते हैं
कि रिसर्च के अंदर पता ये चला कि प्रायोन जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है इस ही का एक नॉर्मल फॉर्म प्रोटीन भी मिला। क्या मिला? नॉर्मल फॉर्म प्रोटीन मिला। किधर मिला? ये ब्रेन, यानी कि ये आपके ब्रेन में मिला। किधर मिला? ब्रेन में मिला। CNS भी कह सकते हैं आप इसे। जो नॉर्मल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था, आप देख रहे हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्यों हेलिकल क्यों बोल रहे हैं इसे? कुछ इस तरीके का है। अब हुआ क्या, ये जिसका जो सीक्वेंस था अमीनो एसिड का, इसके पास भी 29 अमीनो एसिड थे। अब आपको पता है कि प्रायोन जो है उसके पास भी 29 अमीनो एसिड थे। इसका सीक्वेंस दोनों का एक जैसा था। क्या था? सीक्वेंस दोनों का एक जैसा था। तो अब हुआ ये, जो प्रायोन था, प्रायोन के पास भी सीक्वेंस जो था अमीनो एसिड का एक था, लेकिन फ़र्क क्या था पता है आपको? अगर आपको फ़र्क पता चला तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो मैं बैठा हूँ ना बताने के लिए आपको। फ़र्क ये था कि इनका जो स्ट्रक्चर था, इसके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था, उनके पास बीटा प्लेटेड शीट वाला स्ट्रक्चर था, जो कि आपको इधर इजीली दिख रहा होगा कि कुछ ये शीट जैसा बन रहा है। शीट ऐसा, शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे किसी भी प्रोटीन का बीटा प्लेटेड वाला, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको वो, यानी शीट जैसा शीट होगी और वो कैसी होगी? प्लेटेड होगी। सही है। अब हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट हो, उसके पास हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डाइसल्फाइड। अभी आप पढ़ के आए ना कि कौन सा बॉन्ड होता है इनके पास? सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि भाई ये इनका स्ट्रक्चर चेंज है। अब केमिकलाइजेशन के अंदर कहा जाता है कि किसी भी प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। अब ये स्ट्रक्चर चेंज क्यों हुआ? अब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ड्यू टू म्यूटेशन। इसकी वजह से म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन क्या होती है? द जेनेटिकल चेंज होता है जो क्या करवा देता है, किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस में म्यूटेशन करवा देगा। अब वो म्यूटेशन क्या करवा रहा है? ये प्रायोन क्या कर रहा है? अब ये जो प्रायोन है, अब मैंने अब आपको बताया अभी कि किस तरीके से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कॉज करवाता है। बेसिकली ये कॉज करवाता है एपोप्टोसिस के ज़रिए, और एपोप्टोसिस की मैं आपको मीनिंग भी बता चुका हूँ। तो मैंने अब आपको बताया ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रायोन का, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर तो होता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है। जब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रायोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक एंजाइम से भी क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीएस का नाम देते हैं। क्या किसका नाम देते हैं? इधर प्रायोन लिखा हुआ मैंने, प्रायोन इज रेजिस्टेंट टू प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या करता है? प्रोटीएस वो एंजाइम है जो उन प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है जो इन्फेक्शियस हो। सिंपल सी बात है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि उन प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है जो प्रायोन्स हो या इन्फेक्शियस हो। तो अब ये इसके पास एक ख़ास एबिलिटी आ गई है कि ये रेजिस्टेंट है, यानी कि इसके ऊपर प्रोटीएस जो एंजाइम है वो असर ही नहीं करता, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, और फिर ये हमारे ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होने के बाद ये एक ख़ास स्टेज के ऊपर अपने सिम्टम्स शो कराता है, और वो सिम्टम्स बहुत लॉन्ग होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसके सिम्टम 20 साल से लेके 50 साल की उम्र के बाद ही दिखते हैं। तो ये बात अब आपको पता चल गई है, तो मेरी ख्याल से आपको दिमाग भी खुला होगा बेसिकली प्रायोन क्या है। मैंने इतनी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जितनी आपकी बुक ने कहा है, इससे ज़्यादा मैंने इसमें आपको फंडामेंटल नहीं बताया। फंडामेंटल्स बताया, डीप नहीं गया मैं ज़्यादा इसमें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला स्ट्रक्चर जिसको हम वायरस कहते हैं। अब वायरस में कहा जाता है कि डिस्कवर्ड बाय वायरस जिसने डिस्कवर किया था वो अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था। क्या था? अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था थियोडोर डायनेर, जो भी है, इन 1971 के अंदर। इस डेट को भी आपने याद रखना है और इस साइंटिस्ट का नाम भी आपने याद रखना है, थियोडोर डायनेर। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली वायरस जो होता है, वायरस अ सिंगल नॉन इन्वेलप सिंगल स्टैंडर्ड RNA इन्फेक्शियस पार्टिकल। सिंपल सी बात है, यानी कि वायरस क्या होता है? नॉन इन्वेलप। अभी आपने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको पता है इन्वेलप क्या होता है? इन्वेलप के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, या आइदर DNA हो या RNA, कुछ भी हो सकता है, विथ सम डबल स्टैंडर्ड रीजन, यानी कि इसके कुछ रीजन होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये आपने डेफिनेशन है जो कि आपने लिख लेनी है अगर आपसे पूछा जाए तो। स्मॉल वर्ड्स रेंज इज 200
220 न्यूक्लियोटाइड। कितने? 220 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो छोटे से छोटा वायरस है ना, जो छोटे से छोटा वायरस भी, उसके पास भी 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2000 न्यूक्लियोटाइड। कितने होते हैं? 2000 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये वायरस से भी कितना छोटा हो गया? बहुत छोटा होगा। यानी कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कहा जाता है कि ये 420 यानी कि 420 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, इससे ज़्यादा पे नहीं जाता। अब इसको स्मॉलेस्ट नाउन पैथोजन भी कहते हैं। हाँ, अब इस बात को आपने याद रखना है। वायरस ओनली कॉज डिजीज, सॉरी वायरॉइड्स ओनली कॉज डिजीज टू प्लांट्स। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसके अंदर ह्यूमन को वायरस डिजीज़ कॉज की गई हो। इनमें से कुछ डिजीज़ की एग्जांपल भी लिखी हुई होगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, अभी आपको उसकी इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। कौन सी बीमारी है प्लांट के अंदर, पोटैटो के अंदर जाती है? क्या हो जाता है? पोटैटो ट्यूबल कुछ ऐसी शेप के अंदर हो जाता, और एक नॉर्मल शेप से अलग शेप के अंदर ग्रो होना शुरू जाता है। दिस इज़ अ डिजीज़ फॉर अ पोटैटो, जिसको ओवरकम किया जाता है बाद में। बेसिकली प्लांट का पैथोजन है। वायरस ओनली इन्फेक्ट प्लांट, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ वायरस कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमन। ये सिंपल सी बात है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इधर मेरी थोड़ी सी इधर डायग्राम की देख में समझाया, अगर आप किसी वायरस का इन्वेलप हटा दें, जिसको हम प्रोटीन कोड भी कहते हैं, और उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, उसको सिर्फ आप बाहर निकल के बाहर रख दें, क्या रख दें? बाहर रख दें, तो वो क्या कहलाएगा? वायरस कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया। अगर आपको ये मेरी वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अब मिलते हैं हमारी अगले आने वाली वीडियो के अंदर। तो पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।